नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं, उम्मीद करती हूँ उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारत में कृषि और खनिज संसाधन। क्या रहेगा? भारत में कृषि और खनिज संसाधन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फैक्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगी है? भारत में लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्र से लगे हैं? तो वो है भैया लगभग 54.6%। कितना है? 54.6%, मतलब आधे से अधिक है। ठीक है, क्या है? आधे से ज्यादा है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खेती यानी कृषि होती है? तो वो होती है लगभग कितना होती है? तो 51%। कितनी होती है भैया? 51% होती है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी भैया 1966 से 1967 में। कब हुई थी? 1966 से 1967 में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो उसे वो कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है भैया? नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व स्तर पर है हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक है तो वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व के कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो वो पड़ा गेहूं और चावल। मुख्य रूप से किस पे पड़ा था? तो वो गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, इसके आगे है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है भैया दुग्ध उत्पादन से। किससे है श्वेत क्रांति का संबंध? तो वो है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इसके आगे है, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो वो भैया मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है भैया आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन से है। ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंध रखता है? तो वो रखता है भैया अंडा और कुक्कुट यानी मुर्गी पालन से। किससे? अंडा या मुर्गी पालन से। ठीक है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर के उत्पादन से। किससे है? मांस क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर दोनों लाल कलर होते हैं। ठीक है, तो इससे जान लेना। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली, प्याज और औषधीय उत्पादन से। किससे? झींगा मछली, प्याज और औषधीय उत्पादन किससे संबंधित है? तो वो गुलाबी क्रांति से। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो वो उर्वरक और चमड़ा और कोको उत्पादन से। किससे? उर्वरक से है और चमड़ा से भी है और कोको उत्पादन से है। ये तीनों से है। ठीक है, किससे किससे है? तो उर्वरक, चमड़ा और कोको उत्पादन से। ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है भैया बागवानी, यानी बागवानी फल विशेषकर सेब से है। किससे? सेब से और शहद उत्पादन से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंध रखता है? तो वो नदी जोड़ो परियोजनाओं से। किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंध रखता है। भारत में फसलों की बुआई के आधार पर कितने मुख्य मौसमों में बांटा गया है? तो वो 3 मौसमों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक रबी हो जाता है, दूसरा खरीफ हो जाता है, तीसरा जायद हो जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर इन्हें बोया जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? तो
मेन होता है धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। ठीक है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, सर्दियों की शुरुआत में। ठीक है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं होती है मुख्य रूप से, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, मतलब गोल गोल जितने होते हैं सब क्या है? तो वो रबी की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है। जायद की फसलें कब बोई जाती हैं? तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। ठीक है। रबी और खरीफ के बीच में ये मौसम में बोया जाता है। ठीक है। जायद की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है और अन्य मौसमी सब्जियां जो इस समय में है। इस समय में क्या चल रहा है भैया? तो तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा यही सब चल रहा है ना, करेला, नेनुआ, भिंडी, तो ये सब किस में आ जाएंगे? तो जायद की फसलें। ठीक है। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं? तो वो है भैया चावल। कौन सी है? चावल, राइस। ठीक है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है। सबसे पहले किसका है? तो वो चीन का हो जाता है, चीन का फर्स्ट है। ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल हो जाता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। चावल का कटोरा भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। राज्य अगर पूछता है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। लेकिन गोदावरी, कृष्णा डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश हो जाता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है पंजाब। ये प्रति हेक्टेयर में है। ठीक है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाता है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो वो भी उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी को गन्ने का सबसे, उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वही हमारा चीनी का कटोरा भी हो जाता है। ठीक है। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पहला कौन है? तो ब्राजील हो जाता है। कौन सा? पहला तो ब्राजील हो जाता है, दूसरा भारत हो जाता है। ठीक है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात हो जाता है और बाद में महाराष्ट्र। ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है भैया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। स्वर्ण रेशा के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो वो जूट को जाना जाता है। किसको? जूट को जाना जाता है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाता है असम। कौन सा भैया? असम हो जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो तमिलनाडु। ये कहाँ पड़ता है भैया? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली चाय भारत में कहाँ पैदा होती है? तो वो दार्जिलिंग में होती है। दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक हो जाता है। लगभग 70% उत्पादन करता है। ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली कॉफी की प्रमुख फसलें किसमें कौन सी हैं? तो वो है अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा। कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा। भारत प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो केरल में होता है। किसमें भैया? केरल में हो जाता है। ठीक है। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश हो जाता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो वो केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? तो केरल को। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है, क्योंकि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ही मध्य प्रदेश है, तो उसे ही सोया प्रदेश कहेंगे। ठीक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात हो जाता है। कौन सा भैया? गुजरात। सरसों और रेपसीड के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो वो राजस्थान हो जाता है। कौन सा? राजस्थान। ठीक है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो वो भी भारत हो जाता है हमारा। कौन सा? भारत हो जाता है। ठीक है। कौन है भैया? भारत। कौन सा है? भारत। ठीक है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा भैया? कर्नाटक हो जाता है।
भारत में कितने प्रकार के वाणिज्यिक रेशम पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मलबरी, टसर, एरी और मूंगा। ठीक है, मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का एकाधिकार है? तो वो असम का है। किसका है? असम का हो जाता है। ठीक भैया। फसलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। फर्स्ट किसका है? तो चीन का हो जाता है। ठीक है। आम, केला, पपीता और नींबू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो वो भारत का हो जाता है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित होती है? तो वो पूर्वोत्तर भारत में होती है। पूर्वोत्तर भारत मतलब असम, मेघालय, नागालैंड आदि। ठीक है। तो झूम खेती क्या होती है भैया? जैसे किसी जमीन पर जो उपजाऊ होती है वहां अगर हम खेती करते हैं, फिर वहां जैसे जैसे उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो उसको वहां छोड़कर उसे दूसरी जगह चले जाते हैं खेती करने, तो उसे ही झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है। काटो और जलाओ कृषि किसे कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को, यानी झूम खेती को जो स्थानांतरित होती है मतलब परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसे काटो और जलाओ खेती कहते हैं। जैसे कहीं कोई भूमि है तो उस पे हम जो भी चीज रहती है उसको काट पीट कर जलाकर उसे वहां पर हम खेती करते हैं। ठीक है। सोपान कृषि या सीढ़ीदार खेती मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है मृदा अपरदन रोकने के लिए। ठीक है, वहां सीढ़ी नुमा खेती होती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे सीढ़ी बनती है वहां पे खेतों में। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश हो जाता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तंबाकू के पौधे को भारत में कौन लाया था? तो पुर्तगाली लाए थे 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में लाए थे। ठीक है। आलू, टमाटर, काजू, लाल मिर्च भारत में किस देश के लोगों द्वारा लाए गए थे? तो ये भी हमारा पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। ठीक है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाता है। कौन सा भैया? महाराष्ट्र। नारियल के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य में कौन सा है? तो केरल हो जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्य हैं। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाता है। कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक। कटक कहाँ है भैया? ओडिशा। चावल में कट 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 करता है ना, तो इससे जान लेना कि कटक में है। ठीक है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो भैया लखनऊ हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला, मतलब शिमला और आलू की सब्जी, तो इससे जान जाना कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? तो नागपुर में। ठीक है। जैसे नाग को देखकर कांपने लगते हो। ठीक है, नाग को देखते ही कांपने लगते हो, तो कपास कहाँ है? कपास नागपुर में हो जाता है। ठीक है, नागपुर यानी महाराष्ट्र। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है भैया? तो केरल में है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जोधपुर में हो जाता है, राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1998 से 99 में। और किसके सिफारिश पर स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी आरवी गुप्ता समिति के सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो ये जयपुर में हो जाता है। जयपुर यानी कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो बाद में CACP बना, तो 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार को कौन करता है? तो वो करता है कृषि लागत मूल्य आयोग यानी CACP करता है। ठीक है। वर्तमान में CACP कितनी फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है? क्या करता है? MSP की सिफारिश। तो क्या है इसका? 22 अनिवार्य फसलों और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य, FRP के लिए। ठीक है।
तो यहाँ जो है CACP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है भैया? तो CACP का जो फुल फॉर्म हो जाता है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, देख लेना आप लोग। तो हो जाएगा कमीशन फॉर, क्या हो जाएगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ठीक है, तो ये CACP का फुल फॉर्म है, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो जाता है? कृषि आयोग और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी CACP, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो वो है नलकूप और कुएं। लगभग 62% इससे सिंचाई होती है, ठीक है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। किसमें होती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। कहाँ? तमिलनाडु में। ड्रिप सिंचाई तकनीकी का विकास किस देश में हुआ? ड्रिप सिंचाई तकनीकी का विकास किस देश में हुआ? तो वो हुआ था BM, किस में हुआ था? तो इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था? इजराइल में। ड्रिप सिंचाई तकनीकी का विकास किस में हुआ था? तो वो हुआ था इजराइल में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था? भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था? 2005 में, 2005 से 2006 में। कब हुआ था? 2005 से 2006 में, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो वो है भैया कृषि क्षेत्र में सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, यानी समग्र कृषि विकास, ठीक है। विटिकल्चर का संबंध किसकी खेती से है? तो विटिकल्चर का जो है वो अंगूर की खेती से है। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? तो वो मछली पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध तो रेशम कीट से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती, फा से फ्लोरी, फा से फूलों, ठीक है। अब आ गया वर्मीकल्चर का संबंध किससे? तो केचुआ से। किससे? केचुआ से, ठीक है। सिल्विक कल्चर किससे है? तो वो है वनों के संरक्षक एवं संवर्धन से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे? तो बागवानी से ही, जैसे फल, सब्जी, फूल इत्यादि से हुआ, ठीक है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो वो फलों का अध्ययन करता है, ठीक है। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जियों की खेती से संबंधित है, ठीक है। एरोपोनिक्स क्या है? तो पौधों को हवा में उगाने की तकनीक बिना मिट्टी के, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये पानी में मृदा रहित पौधों को उगाने की तकनीक है, ठीक है। ये पानी में पौधे उगाए जाते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एरोपोनिक्स क्या है? तो पौधों को हवा में उगाने की तकनीक है बिना मिट्टी के, ठीक है। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो वो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, क्योंकि खनिज की भारी प्रचुर मात्रा के कारण इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। कौन सी है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। कहाँ है भैया? कोलकाता में। भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र में भारत का लगभग कितना प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो लगभग 98% पाया जाता है। ठीक है भैया। भारत में उत्पादित कुल कोयले का अधिकांश भाग किस प्रकार का होता है? तो वो बिटुमिनस होता है। कैसा होता है? बिटुमिनस होता है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, मतलब 85 से 90% होती है? तो वो होती है भैया एंथ्रेसाइट। कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट होती है। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला केवल कहाँ पाया जाता है? तो वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? कारगिल के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो लिग्नाइट को जाना जाता है। किसे? लिग्नाइट को जाना जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वो नवेली में है। नवेली कहाँ पड़ता है भैया? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो वो पीट कोयला है। कौन सा? पीट कोयला है। ठीक है। कोयले के कुल भंडार में भारत का कौन सा राज्य प्रथम में है? तो वो झारखंड। झारखंड भैया प्रथम में है कोयले उत्पादन में। वर्तमान में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो ओडिशा है, वर्तमान में है। ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है जो कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो वो झारखंड में है। झा से झरिया, झा से झारखंड। ठीक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र यानी भारत की पहली कोयला खदान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाता है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा में हो जाता है। ठीक है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो छत्तीसगढ़ में हो जाता है। सिंगरैनी, ये बहुत फेमस है। ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। ये ठीक कोरबा हो गया और ये कि सिंगरैनी। ठीक है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तेलंगाना में पड़ जाता है। ठीक है। काला सोना किसे कहते हैं? तो ये कोयले और पेट्रोलियम दोनों को कहते हैं। ठीक है। भारत में पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल का प्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था? तो वो माकुम में खोदा गया था। माकुम कहाँ पड़ता है? असम में। और 1867 में खोदा गया था। ठीक है। भारत में खनिज तेल का सबसे पुराना उत्पादक कौन सा है? तो डिगबोई। डिगबोई कहाँ? असम में। ठीक है। 1889 में। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? तो वो बॉम्बे हाई है। अरब सागर और महाराष्ट्र। ठीक है। बॉम्बे हाई की खोज कब की गई थी? तो ये 1974 में की गई थी ओएनजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा की गई थी। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। बॉम्बे हाई से तेल निकालने के लिए किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो वो सागर सम्राट का। किसका? सागर सम्राट का। अंकलेश्वर और ककलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में हो जाते हैं। कहाँ? गुजरात में हो जाते हैं। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या हैं? तो ये राजस्थान के हैं। बाड़मेर के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। क्या है? प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। और कहाँ है? तो वो राजस्थान के बाड़मेर में है। ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर और बॉम्बे हाई में। ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के बेसिन पर है और बॉम्बे हाई में है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खान किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाता है भैया झारखंड में। कहाँ हो जाता है? झारखंड में। तुम्बलपल्ले, जहां यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं, किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में हो जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो वो भारत में हो जाता है। कहाँ? भारत में। भारत में थोरियम मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? तो केरल के तट पर पाई जाने वाली मोरोजाइट बालू से पाई जाती है। ठीक है। विश्व में अभ्रक के उत्पादन और भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा? पहला। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो भी आंध्र प्रदेश हो जाता है। कोडरमा जो झारखंड में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा तो रूबी अभ्रक के लिए। किसके लिए? रूबी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। कोडरमा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से। ठीक है। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। लगभग 99% होता है। कितना? 99% होता है। ठीक है। कोलार और हट्टी की खदानें किस खनिज के लिए
प्रसिद्ध है? तो सोना यानी गोल्ड के लिए, ठीक है। रामगिरी की खान जो सोने के लिए है, वो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ये हीरा उत्पादन करता है, ठीक है। हीरे के लिए प्रसिद्ध पन्ना की खदानें किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में, ठीक है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो वो सीसा और जस्ता को कहा जाता है। तांबा यानी कॉपर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मलाच खंड की खदानें, ठीक है। राजस्थान की खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो वो ओडिशा हो जाता है। भारत की मुख्य रूप से किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो हेमेटाइट पाए जाते हैं। सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जिसे 70% से अधिक लोहा होता है? तो वो होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। बैलाडीला की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में हो जाता है। मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क क्षेत्र है ये दोनों, और किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में पड़ जाते हैं, ठीक है। कहाँ भैया? उड़ीसा में पड़ जाते हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में हो जाता है। कहाँ से? कर्नाटक। कहाँ से? कुद्रेमुख। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम। किसका अयस्क है? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो ओडिशा हो जाता है, ठीक है। कालाहांडी कोरापुट बॉक्साइट के लिए जो प्रसिद्ध हैं, ये किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन? मध्य प्रदेश। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो स्टील यानी इस्पात उद्योग में होता है, ठीक है। क्रोमाइट के उत्पादन के लिए किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो वो ओडिशा हो जाता है। 90% से अधिक है, ठीक है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो राजस्थान में होता है। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? डेगाना। तो वो सॉरी टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। कि खान किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र जो है, ठीक है। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भी राजस्थान हो जाता है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाता है और मध्य प्रदेश दोनों, ठीक है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो वो है चूना पत्थर। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना किस राज्य में स्थित है? तो मकराना क्या है भैया? तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान के निर्माण में कहाँ के संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो मकराना का ही बड़ा प्रयोग हुआ है जो राजस्थान में है, ठीक है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा हो जाता है। कौन सा? ओडिशा। ग्रेफाइट और किस नाम से जाना जाता है? तो काला शीशा के नाम से जाना जाता है और प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काला हीरा किसे कहते हैं? तो कोयले को कहते हैं, ठीक है भैया। कोयले हीरे को कोयला हीरा किसे कहते हैं? तो सॉरी काला हीरे किसे कहते हैं? तो कोयले को कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। डोलोमाइट का मुख्य उपयोग किसमें होता है? डोलोमाइट का मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है? तो होता है लौह इस्पात उद्योग में, ब्लास्ट फर्नेस में होता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक खनिज मूल्य किस राज्य से प्राप्त होता है? तो वो ओडिशा से होता है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वो झारखंड हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र हो जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था भैया। कब किया गया था? 1955 में, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा किस देश के सहयोग से बना है? तो ये जर्मनी के सहयोग से बना है, ठीक है। दुर्गा इस्पात संयंत्र
पश्चिम बंगाल में जो है वो किस देश के सहयोग से बना था? वो ब्रिटेन के, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? सोवियत संघ से यानी रूस से हुआ था, ठीक है। भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किसने और कब की थी? तो जमशेद जी टाटा ने 1907 में किया था, जमशेदपुर में, ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो जेके नगर में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1937 में किया गया था, ठीक है। हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो ये रेणुकूट में पड़ता है। रेणुकूट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नालको एल्युमिनियम कंपनी का संयंत्र कहाँ है? तो ये कोरापुट दामन जोड़ी में हो जाता है, उड़ीसा में, ठीक है। पालको संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कोरबा में हो जाता है। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो राजस्थान में है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो अमेरिका। किसकी? अमेरिका के, ठीक है। भारत में सीसा जस्ता के शोधन का मुख्य कार्य कौन सी कंपनी करता है? तो वो हिंदुस्तान कौन करता है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक मिनट भैया, इसे नीचे पीछे हो गया। अब देखिए, तो बन नहीं रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, क्या है? लिमिटेड, ठीक है। तो भारत में सीसा जस्ता के शोधन का मुख्य कार्य कौन सी कंपनी करती है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये उदयपुर में हो जाता है। उदयपुर कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में है, ठीक है। 1901 में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके आगे है, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यानी निजी क्षेत्र कहाँ है? तो ये भैया जामनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामनगर। जामनगर गुजरात में हो जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ठीक है, के द्वारा किया गया था। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, ठीक है। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। पहले कहाँ था? तो देहरादून में था, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1984 में। GAIL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए इसके आगे, HBJ पाइपलाइन भारत की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हजीरा से, फिर विजयपुर, फिर जगदीशपुर। हजीरा कहाँ है? गुजरात में। विजयपुर कहाँ है? MP में। जगदीशपुर कहाँ है? UP में, ठीक है। इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मथुरा तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो वो भैया उत्तर प्रदेश में हो जाता है। मथुरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। बरौनी तेल रिफाइनरी ये बिहार में हो जाता है। किस देश के सहयोग से बनी थी? तो सोवियत संघ रूस से बनी थी, ठीक है। ताती पाका तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है। कहाँ भैया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नून माटी तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो ये असम में हो जाता है। कहाँ भैया? असम में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर में हो जाता है। कहाँ? जामनगर गुजरात में हो जाता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। होमी जे भाभा की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था भैया तारापुर में। कहाँ? तारापुर में, महाराष्ट्र में जो पड़ता है। 1969 में स्थापित किया गया था, ठीक है।
परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पढ़ेंगे, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र है। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था भैया अमेरिका। किसकी सहायता से? अमेरिका। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? तो वो बढ़िया पड़ जाता है राजस्थान में। कहाँ पड़ जाता है? राजस्थान में। रावत भाटा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। किसके? कनाडा। ककराबार ये भैया इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में हो जाता है, ठीक है। कैगा क्या है? कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाता है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में हो जाता है। कलपक्कम संयंत्र का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ये है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। यो याद रखियो भैया, इसको याद रखियो, ठीक है। अब क्या है? परमाणु एवं ताप विद्युत से रिलेटेड फैक्ट है, ठीक है। कुडुनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कुडुनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो रूस रसिया से, ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है, बुलंदशहर में, ठीक है। भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो है ताप विद्युत, कोयले से, ठीक है। थर्मल पावर जो है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी एनटीपीसी की तो 1975 में की गई थी। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी एनएचपीसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। नवकरणीय ऊर्जा, पवन, सौर, भूतापीय से रिलेटेड फैक्ट को अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ है? तो वो मुपदल में पड़ जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। सौर ऊर्जा का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो वो भादला सोलर पार्क जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध मणिकरण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। पूगा घाटी जो भूतापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है कहाँ है? तो वो भैया लद्दाख में हो जाती है। कहाँ? लद्दाख में। तातापानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के लिए भारत का सबसे अनुकूल क्षेत्र कौन सा है? तो खंबात की खाड़ी जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे उर्वरक एवं वस्त्र उद्योग से रिलेटेड फैक्ट को। तो इसमें है भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में, झारखंड में है। 1951 में किया गया था, ठीक है। यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितनी अधिक होती है? तो 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है, ठीक है। भारत उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, तो वो पोटास पर है, ठीक है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को ही कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे है प्रमुख उद्योग और स्थापना एवं उसके केंद्र को देखेंगे, इससे रिलेटेड फैक्ट को। भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी जो कोलकाता में पड़ता है, या लेकिन असफल रही थी, ठीक है। भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ और कब लगी थी? तो 1854 में लगी थी, मुंबई में कॉसजी डाबर द्वारा लगी थी, ठीक है। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो भैया किया गया था सिररा में।
कहाँ किया गया था, सॉरी रिसरा में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 1955 में किया गया था। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो बिहार में हुई और 1903 में प्रतापपुर से, ठीक है। भारत का पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो वो चेन्नई में किया गया 1904 में। रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध कांजीवरम किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में हो जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए, ठीक है। भारत में चमड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो कानपुर का उत्तर प्रदेश है। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नेपा नगर किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में हो जाता है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम देखेंगे फसल एवं कृषि की किस्में, ठीक है, कृषि एवं फसल की किस्में, सॉरी कृषि एवं फसल की किस्में। तो चलिए देखते हैं, नोट छापने की कागज का कारखाना कहाँ स्थित है, तो वो होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर्स मिल कहाँ स्थित है भारत में, तो वो होशंगाबाद में हो जाता है। होशंगाबाद कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा, तो वो सूती वस्त्र उद्योग है, कृषि के बाद दूसरा। कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए, तो कम से कम 210 दिन। कितना दिन, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए कपास की खेती के लिए, ठीक है। इसके आगे है अरेबिका, क्या है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी उन्नत किस्में हैं, तो कॉफी की है, किसकी है, कॉफी की उन्नत की किस्में हैं, ठीक है। इसके आगे है कल्याण सोना, मकरोनी, सोनालिका की उन्नत किस्म किसकी है, तो गेहूं की है, ठीक है। किसकी है, तो गेहूं की हो जाती है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे है जया पद्मा, क्या है, जया पद्मा और IR8 किसकी किस्में हैं, तो ये चावल की यानी धान की किस्में है, ठीक है। फरुडा और पूसा बोल्ट किस प्रमुख किस्मों की है, तो सरसों की है, ठीक है। अब हम देखेंगे उन्नत कृषि और जैविक खेती, क्या देखेंगे, उन्नत कृषि और जैविक खेती। अल्फांसो क्या है, तो आम की एक प्रसिद्ध किस्म है, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र की, ठीक है। मत्स्य पालन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाता है। भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती करने वाला पहला पूर्ण जैविक बना, तो वो बन जाता है भैया सिक्किम, 2016 में बना, ठीक है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का जनक किसे माना जाता है, तो सुभाष पालेकर को माना जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो 2004 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसके आगे है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो महाराष्ट्र था 1997 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो 1999 से 2000 में, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2016 में हुई। अब हम देखेंगे कृषि योजनाएं और बीमा प्रीमियम, ठीक है। PMFBY के तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना होता है, तो 2% देना होता है, ठीक है। PMFBY के तहत रबी फसलों के कितना प्रीमियम तय होता है, तो 1.5%, ठीक है। वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए फसल बीमा प्रीमियम प्रतिशत कितना है, तो 5% है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना गया है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो केचुओं द्वारा तैयार की गई जैविक खाद। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक है, तो वो तमिलनाडु हो जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो वो हुई थी BV शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किसके, BV शिवरमन शिवरमन सम... तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो वो हुई थी B शिवरमन समिति के, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है नेशनल 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 बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एक मिनट, एग्री
एग्रीकल्चरल कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है, रूरल डेवलपमेंट। तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके आगे है, अब हम देखेंगे कृषि संस्थाएं और बाजार, ठीक है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाता है, तो मुंबई में हो जाता है। एक मार्ग क्या है, तो ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता प्रमाणित करने वाला एक चिन्ह है, ठीक है। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो 1937 में किया गया। भारत में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई, तो वो 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी, ठीक है। कृषि उपज के ऑनलाइन विपणन के लिए INM राष्ट्रीय कृषि बाजार कब शुरू किया गया था, तो 2016 में किया गया था। भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कोट्टायम केरल में हो जाता है, ठीक है। टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय तो बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कृषि बोर्ड एवं क्रांतियां, क्या देखेंगे, कृषि बोर्ड एवं क्रांतियां। मसाला बोर्ड का कहाँ स्थित है, तो वो कोच्चि केरल में हो जाता है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में हो जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कोलकाता हो जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो वो हैदराबाद में हो जाता है। राष्ट्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में हो जाता है, ठीक है। भारत में कृषि जनगणना कब हुई थी, तो 1970 और 71 में हुई थी, ठीक है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो 5 वर्षों के। भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो निरपक्ष तेतुज को माना जाता है, किसे, निरपक्ष तेतुज को। अब हम देखेंगे क्रांतियां एवं जल संसाधन, ठीक है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत में रजत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इंदिरा गांधी को माना जाता है। नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो वो डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो NSW नेशनल वाटर 1 प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर है, ठीक है भैया, कितना है, 1620 किलोमीटर प्रयागराज से हल्दिया। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वो इंदिरा नहर हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है भैया। इंदिरा गांधी नहर को बैराज से पानी मिलता है, तो हरिके बैराज से मिलता है, सतलुज और ब्यास के संगम पर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो वो सतलुज नदी पर हो जाती है, किस पे, सतलुज नदी पर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर बना है, तो वो भागीरथी और भिलंगना नदियों के, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, जो ओडिशा में पड़ता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर हो जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर हो जाता है। मुल्ला पेरियार बांध किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय बना है, तो वो केरल और तमिलनाडु के, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रेलवे फैक्ट्री एवं खनिज संसाधन, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो वो पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो कपूरथला पंजाब में हो जाता है। भारत के किस राज्य में उर्वरकों की खपत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है, तो वो पंजाब में होती है, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी के कितने मापदंडों की जांच की जाती है, तो 12 मापदंडों की, ठीक है। किसान खनिज को इंडस्ट्री की रोटी कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है, इंडस्ट्री की रोटी कहा जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री की रोटी कहा जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ है, तो वो ओडिशा के कलाहांडी और कोरापुट क्षेत्र में। भारत में कौन सा राज्य खनिज मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा राजस्व देता है, तो वो है ओडिशा।
खनिज के मामले में सबसे ज्यादा राजस्व देता है। तो हमारे 300 फैक्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और इससे बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं। एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो कहीं इससे बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। बस आप लोग इसे अच्छे तरीके से फिर से एक बार, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।